कृष्ण जन्मभूमि में योगी और संघ प्रमुख की मुलाकात ने यादव परिवार की टेंशन बढ़ा दी है। अखिलेश बीजेपी की तैयारी देखकर हार की वजहें अभी से गिनाने लग गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में भी हरियाणा मॉडल एक्टिव होगा और मथुरा मॉडल प्लस होगा। 9 सीट पर 5000 मीटिंग्स वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। 2027 के सेमीफाइनल से पहले हर बूथ पर मैन टू मैन मार्किंग भी होगी। क्या है वो प्लान जिसे सोचकर ही अखिलेश यादव के पसीने पसीने हो रहे हैं? आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये कृष्ण भक्त योगी आदित्यनाथ हैं। योगी नंगे पैर श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा कर रहे हैं। अपने आराध्य की आराधना कर रहे हैं। योगी जब भी मथुरा आते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि जरूर आते हैं। भगवान के दर्शन करते हैं, पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना करते हैं। योगी भक्ति में डूबे हैं। ऐसा आपने अखिलेश यादव को कब देखा होगा? मथुरा की इन्हीं तस्वीरों से यूपी का उपचुनाव पूरी तरह बदल गया है। इसका एहसास अखिलेश यादव को भी है। अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन गए हैं। कानपुर में हमारे प्रत्याशी को गलत फॉर्म दे दिया कि आप फॉर्म गलत भरिए, जिससे आपका पर्चा कैंसिल हो जाए। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। अभी तो यूपी में होने वाले उपचुनाव का नामांकन भरा जा रहा है। अभी से अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ने लगी है। अभी से अखिलेश हारने की वजह गिनाने लगे हैं। योगी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। अब अखिलेश यादव को क्यों अपना वोट बंटने की चिंता होने लगी है? जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है। और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। बीएलओ का हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना। लेकिन पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। यूपी का उपचुनाव जितना अखिलेश यादव के लिए जरूरी है, उससे कहीं अधिक योगी आदित्यनाथ के लिए है। बाई इलेक्शन के रिजल्ट से न सिर्फ लोकसभा चुनाव में मिली हार से बीजेपी उभरेगी, बल्कि उपचुनाव के परिणाम 2027 के विधानसभा चुनाव का रुझान तय कर देंगे। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को नेशनल इलेक्शन की तरह लड़ रहे हैं। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी 3 लेवल पर तैयारी कर रही है। 2 लेवल पर योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संगठन और सरकार की तैयारियों का हर दिन जायजा ले रहे हैं। तीसरा लेवल संघ ने साधा है। संघ और बीजेपी ने यूपी का उपचुनाव जीतने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले बीजेपी की चुनावी तैयारियों को देख लीजिए। बाई इलेक्शन के लिए बीजेपी ने वॉर रूम तैयार किया है। चुनाव प्रचार से जुड़ी टीम हर दिन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को रिपोर्ट करेगी। टीम 30 में शामिल मंत्री और बीजेपी के पदाधिकारी 13 नवंबर तक उपचुनाव वाली सीटों पर कैंप करेंगे। वहीं सरकार के बाकी मंत्रियों को भी बारी बारी से सभी 9 सीटों पर भेजा जाएगा। बीजेपी के सहयोगी दल भी सभी सीटों पर प्रचार करेंगे। इसके अलावा खुद सीएम योगी हर विधानसभा क्षेत्र में सभा और रोड शो करेंगे। उपचुनाव में बीजेपी के लिए जितना जरूरी सरकार और संगठन का सपोर्ट है, उतना ही जरूरी संघ का सहयोग भी है। मोहन भागवत जब यूपी आते हैं तो योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात जरूर होती है, लेकिन इस बार यूपी में उपचुनाव है और बीजेपी पर अधिक से अधिक सीटें जीतने का दबाव है।
ऐसे में योगी और मोहन भागवत की मुलाकात की चर्चा ज्यादा हो रही है। 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर खास प्लान तैयार कर रही है। आरएसएस ने विनिंग फॉर्मूला बनाया है जिसे योगी आदित्यनाथ को बता दिया गया है। आरएसएस यूपी में अधिक से अधिक वोटर्स को बीजेपी के साथ जोड़ने पर काम करेगी। संघ नुक्कड़ सभाओं, छोटे ग्रुप के साथ बैठक, डोर टू डोर कैंपेनिंग, बेहतर बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालेगी। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर बीजेपी समर्थकों को ले जाने और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की रणनीति पर बीजेपी और संघ मिलकर काम करेंगे। यूपी में भी हरियाणा मॉडल लागू करने की तैयारी है। इसके ब्लूप्रिंट पर योगी और मोहन भागवत की मीटिंग में फाइनल मुहर लग गई है। बीजेपी और संघ इस उपचुनाव में जाति पर ना वोट कटेंगे और न ही जाति के नाम पर वोट बटेंगे की रणनीति पर काम कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने आरक्षण, संविधान और जाति जनगणना का नैरेटिव चलाया। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला चल गया और जो गैर यादव ओबीसी बीजेपी के साथ खड़े रहते थे वो सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गए। ऐसे ही दलित वोटर्स के साथ भी हुआ। गैर जाटव दलितों ने बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन को वोट दिया। ये दोनों ही वोटर 2014 और 2019 के लोकसभा और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थे। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इन वोटर्स को वापस अपनी तरफ लाने का है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बाय इलेक्शन में इसका टेस्ट होगा। 9 की 9 सीट भाजपा जीत रही, डबल इंजन की सरकार जीत रही है, मोदी योगी जीत रहे हैं। 10वीं सीट तो सपा खुद है पेच फंसा दी थी, मुकदमा वापस ले लेते, नहीं तो हम वो 10वीं सीट भी जीत जाते। हो गए झूठ, देखो झूठ की हाँ वो काट की हांडी लग गई, लोकसभा में चीटिंग कर लिए, झूठ बोल लिए, हो गया। इस बार हारेंगे, सपा सारी सीटों पे हार रही। संघ और बीजेपी ने हिंदू एकजुटता के साथ साथ ओबीसी और दलित वोट बैंक को वापस लाने पर पूरा फोकस किया है। इसके लिए प्लान तैयार है। संघ के स्वयंसेवक और बीजेपी के मंत्री और नेता ओबीसी और दलित समाज के लोगों से मिलेंगे। उन्हें आरक्षण और संविधान को लेकर पार्टी और प्रधानमंत्री के स्टैंड की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी ने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने समेत ओबीसी और दलित समाज के लिए क्या काम किया, ये बताया जाएगा। इस फॉर्मूले को बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर एग्जीक्यूट करेगी। आरएसएस बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए 5 से 7 स्वयंसेवकों का ग्रुप तैयार करेगी। ये स्वयंसेवक अपने अपने इलाके में घर घर जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। संघ ने उन इलाकों की भी पहचान की है जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कम वोट हासिल हुए। उपचुनाव वाली सीटों पर संघ ने करीब 5000 छोटी सभाएं करने का प्लान बनाया है। बीजेपी और संघ मिलकर यूपी में पार्टी को वापस विनिंग ट्रैक पर लाने में जुट गए हैं। हालांकि अभी बीजेपी ने यूपी उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। वजह है अलायंस पार्टियों की तरफ से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड। बीजेपी की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय था। बीजेपी 9 में से 8 सीट पर खुद लड़ने की तैयारी में थी, जबकि मीरापुर की सीट आरएलडी को देने पर सहमति बन चुकी थी। एक फॉर्मूला यह था कि निषाद पार्टी के प्रत्याशी को बीजेपी अपने सिंबल से चुनाव लड़ाए, लेकिन निषाद पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ गई है। संजय निषाद पिछले 2 दिन से दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हैं। संजय निषाद की डिमांड है कि बीजेपी उसे मंझवा और फूलपुर की सीट दे। 2022 के विधानसभा चुनाव में मंझवा से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद जीते थे, जो अब लोकसभा में पहुंच गए हैं। संजय निषाद यहां तक कह चुके हैं कि अगर बीजेपी को अपना प्रत्याशी भी लड़ाना है तो उसे निषाद पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ाया जाए। निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, प्रत्याशी भले भारतीय जनता पार्टी का लड़ेगी और इस बात को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा दीजिए। दिल्ली में संजय निषाद की जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद बीजेपी की लिस्ट जारी की जा सकती है। बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम अभी भले ही सामने न आए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 9 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कई नेता नॉमिनेशन भी कर चुके हैं, लेकिन एक बात गौर करने वाली है, समाजवादी पार्टी का जो भी नेता नामांकन भरने जा रहा है वो नॉमिनेशन के बाद सीधे हारने की वजह गिना रहा है।
कल करहल में तेज प्रताप यादव ने नामांकन किया था। आज कटेहरी से सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने नॉमिनेशन किया। नामांकन के बाद से वोट लिस्ट से समर्थकों के नाम कटने, प्रशासन पर सरकार के इशारे पर काम करने जैसे आरोप शुरू हो गए हैं। सुनने में यहां तक आ रहा है कि जिलाधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अभी अंबेडकर नगर से सुनने में आ रहा है और वहां के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी बताया और प्रेस के जिम्मेदार लोगों ने भी बताया कि यहाँ के जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं। जब कटहरी के माने पूरे प्रधान को और कोठेदार को सबको हड़का रही थी, बुला बुला के मीटिंग कर रही थी, अब इससे ज्यादा बढ़ गया और क्या। कभी भी किसी भी जिलाधिकारी या प्रशासन द्वारा इस तरह से टुकड़ी टुकड़े में प्रधान को, कोटेदार को, शिक्षक को बुलाकर टेरराइज करना और इस बात को कहना कि मुस्लिम समाज के जो प्रधान आते हैं कि या तो आप वोट डालिए तो कमल पर डालिए, अन्यथा आप वोट डालने न जाइए। क्या समाजवादी पार्टी को पहला वोट पड़ने से पहले ही पता चल गया कि इस बार वोट का पैटर्न बदलने वाला है? जिन वोटरों ने लोकसभा में साथ दिया वो विधानसभा में खिलाफ जाने वाले हैं। चुनाव से पहले हर पार्टी हर सीट पर अपना सर्वे करवाती है। उसी सर्वे के आधार पर प्रत्याशी चुने जाते हैं, बयान दिए जाते हैं। एक सर्वे की कहानी अखिलेश भी सुना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार गए, कई बार विकास का पैकेज भी दिया उन्होंने, और जब इंटरनल सर्वे करवाया उन्होंने तो इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी। फिर मुख्यमंत्री ने बार बार कार्यक्रम लगाया और बार बार कार्यक्रम लगाने के बाद सर्वे करवाया, उसमें भी बीजेपी हार रही थी। मिल्कीपुर में फिलहाल चुनाव नहीं हो रहा है। कोर्ट में केस दर्ज होने की वजह से चुनाव आयोग ने इलेक्शन पर रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने हार के डर से चुनाव टाल दिया, लेकिन लगता है शायद यादव परिवार में अयोध्या को लेकर एक सहमति नहीं हुई है, वरना अपने भतीजे की बात राम गोपाल यादव ऐसे नहीं काटते। दिल की सीट में चुनाव को लेट होने का या चुनाव घोषित नहीं हुआ, इसको लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है? वो तो कानून नहीं हो सकता, हम कोई साजिश नहीं। योगी आदित्यनाथ तो हिंदू वोट जोड़ रहे हैं, जातियों को बंटने से रोक रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो कांग्रेस सपा के वोट बंटना तय हो गए हैं? दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 5 का फांस फंसा है। कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सीट दी सिर्फ 2 और बाकी 6 सीट पर बिना किसी चर्चा के अपने प्रत्याशी उतार दिए। कांग्रेस को जो 2 सीटें मिली हैं, उसमें खैर में पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1514 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी मोनिका सूर्यवंशी से नोटा को सिर्फ 60 वोट मिले। नई गाजियाबाद में कांग्रेस को 11,818 वोट हासिल हुए। यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिले वोट जोड़ भी लें, तब भी बीजेपी प्रत्याशी के वोट इस नंबर से करीब 3 गुना अधिक थे। कांग्रेस का फोकस मंझवा सीट पर था। यहां से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां भी अपना प्रत्याशी उतार दिया। कांग्रेस की लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स के बावजूद समाजवादी पार्टी 2 के अलावा एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के सामने 3 विकल्प हैं। पहला ऑप्शन है कि पार्टी को जो 2 सीट मिली हैं उन पर चुनाव लड़े, या फिर पार्टी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन कर दे। तीसरा विकल्प है कि कांग्रेस गठबंधन से बाहर निकलकर अकेले उपचुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी के रुख से साफ है कि यूपी में 9 सीट्स पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस के सामने 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता कि जो 2 सीट्स समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे रही है, यानी गाजियाबाद और खैर, उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ ले। दूसरा विकल्प कि 9 सीट्स पर इंडिया गठबंधन में रहे और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दे, एक भी सीट पर चुनाव ना लड़े। और तीसरा विकल्प यह है कि इंडिया गठबंधन के बाहर होकर 9 सीट्स पर अकेले कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़े। लेकिन ये तीनों ही विकल्प कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल के हैं,
क्योंकि अगर वो गाज़ियाबाद और खैर में चुनाव लड़ती है तो अच्छा परफॉर्मेंस करना मुश्किल है वहाँ पर कांग्रेस के लिए। दूसरा विकल्प में अगर इंडिया गठबंधन में रहते हुए सभी सीट्स सपा को दे देती है तो कार्यकर्ताओं में खराब मैसेज जाएगा, और अगर इंडिया गठबंधन के बाहर होकर सभी 9 सीट्स पर अपने दम पर चुनाव कांग्रेस लड़ती है तो जीत हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि यूपी में कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। यूपी में कांग्रेस की जैसी हालत है, वैसे में कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है और ना ही वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने का रिस्क उठा सकती है। ऐसे में नाराजगी के बावजूद यूपी कांग्रेस के नेता दिल्ली पर बात टालकर अपनी निराशा छिपाने में लगे हैं। लोगों ने 5 सीटों का प्रस्ताव दिया हुआ है और वो 5 सीटें हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है और निश्चित तौर से हमने 5 सीटों पे पूरी अपनी तैयारी करके रखी हुई थी और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव दिया था उस पर हम खड़े हैं। तो जैसे ये 9 सीट हैं तो आप ये कह रहे हैं कि 5 कांग्रेस लड़े और 4 समाजवादी पार्टी? नहीं, हमने जो भारतीय जनता पार्टी की जो विनिंग सीट थी या जो इनके अलायंस की सीटें थी उसको हम लोगों ने मांगा था। जो बीजेपी और जो उनके अलायंस के लोग थे उसको हमने मांगा था। जैसे आप बता दीजिए कौन कौन सी सीट है? मझवा है, फूलपुर है, एक मीरापुर है, खैर और गाजियाबाद, ये 5 सीटें। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम गाजियाबाद और खैर दे देंगे, बाकी सीट हम नहीं देंगे, ये कांग्रेस को फैसला करना है कि वो क्या करे। अब देखिए, वो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है कि क्या लेना है क्या नहीं करना। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती से है, मिल के लड़ेंगे। यूपी में बीजेपी ने भले ही अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन चुनावी तैयारियों में वो सबसे आगे है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झगड़ा सुलझ नहीं रहा। जिस मुस्लिम वोट बैंक पर सपा को सबसे ज्यादा भरोसा है, उसी मुस्लिम वोट के 1 नहीं 3 दावेदार सामने आ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 6 प्रत्याशी उतारे हैं, उसमें 2 मुस्लिम हैं। ओवैसी और पल्लवी पटेल के पीडीए ने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इसमें 2 सीट पर ओवैसी और 1 सीट पर पल्लवी पटेल की पार्टी चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने अपने हिस्से की दोनों सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। तीसरी दावेदारी आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मुस्लिम समाज के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश यादव के सबसे मजबूत और भरोसेमंद वोट बैंक पर एक साथ 3 तरफ से सेंधमारी की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि अखिलेश पीडीएम नहीं बटेगा वाला नारा दे रहे हैं।